हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो है टॉप मोस्ट 10 वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है आवर इन्वायरमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। एंड हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के लेक्चर एंड देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, कि जो हमारी ओजोन लेयर है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर होती है, देन स्ट्रेटोस्फेयर होती है। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहीं पे हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उसको रोकती है। ओके, लेकिन वो क्या हो रही है, डिप्लेटेड हो रही है, मीन्स वो कम होती जा रही है, उसमें होल होते जा रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है? ओके, तो इसका मेन रीज़न है जो हमारा एवोल्यूशन हुआ है। किसका? मनुष्य ने जो अपना एवोल्यूशन किया है, जो नई नई चीज़ें वो आविष्कार कर रहा है अपनी सहूलियत के लिए। जैसे हम रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, AC वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें से एक बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस निकलती है जिसका नेम है CFC, जिसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या करती है, जब इन्वायरमेंट में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, तो ये हमारी जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती है, जिससे उसमें होल हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू द CFC गैस। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर। जो ओजोन है वो बनती कैसे है? वैसे तो मैंने ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझाया था जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था। अगर आपने चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रही हूँ, तो एक बार फिर से बताऊँगी कि ओजोन लेयर कैसे बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो क्या करती हैं, एज यू नो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसको क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन फ्री हो जाता है। ओके, तो ये अलग अलग पार्ट्स में फ्री ऑक्सीजन में पार्ट हो गया। अब एज यू नो ये एटम में कन्वर्ट हो जाए, तो एटम तो कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकता, वो हमेशा रिएक्शन कर लेता है। तो जब ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर लेता है या ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये जो ऑक्सीजन बना है एक आपका, वो ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में उससे रिएक्शन कर लेता है, मीन्स O2 + O। यहाँ पर ये बन जाता है ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं ओजोन गैस या ओजोन लेयर बनती है ओजोन गैस से ही, और ये एक पॉइजनस गैस है। ओके, तो आई होप आपको इसका आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के जो 2 मेन कंपोनेंट्स है वो क्या क्या हैं? तो हम तो ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, दूसरी क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, या फिर सजीव और निर्जीव वस्तुएं ही हैं इस संसार में, इस इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल की लैंग्वेज में हम जो लिविंग थिंग्स है उसको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसे कहा जाता है अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें हमारी एयर, सनलाइट वगैरह भी सब इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर 2 मेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज़ बायोटिक एंड सेकेंड वन इज़ अबायोटिक। ओके, और बायोटिक अबायोटिक के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑल लिविंग थिंग, भले वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। जबकि अबायोटिक क्या होते हैं, आपके नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर जैसे लैंड है, सनलाइट है, एयर है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेटेड इन आवर डेली लाइफ।
जो हम अपनी डेली लाइफ में नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनको जो जनरेट कर रहे हैं उससे हमारी ही लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, तो देखिए हमने कोई भी चीज़ खरीदी, प्लास्टिक की चीज़, वो प्लास्टिक हमने ऐसी फेंक दी और वो ड्रेन में जाएगा तो उससे ड्रेन क्या हो जाएंगी, ड्रेन ब्लॉक्ड हो जाएंगी, क्लॉग हो जाएगा उसमें। ओके, और वो जो ड्रेन है उसमें हमारा पानी पास नहीं होगा तो इन फ्यूचर हमें ही उसमें प्रॉब्लम होगी। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पहली बात, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खा के फेंक देंगे, अगर उसे डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो वहाँ पर तो सॉइल पोल्यूशन तो होगा ही होगा, प्लस वाटर पोल्यूशन भी हमारा वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 2 मेन प्रॉब्लम जो होंगी ये यही होंगी कि हमारी ही लाइफ में उसमें इफेक्ट होगा, सॉइल पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन होगा। दूसरा क्लॉग द ड्रेन, मीन्स हम जो ड्रेन्स हमारी हैं वो क्लॉग्ड हो जाएंगी, मीन्स उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और मोस्ट पॉसिबल कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाए। तो देखिए क्या होता है, एज यू नो जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होते चली जाती है अगर उसमें हम लगातार क्रॉप पे क्रॉप अगर उगाते रहें। तो देखिए क्या होता है कि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, आपको सभी को मालूम होगा। एंड बाद में जब वो कोई भी क्रॉप होती है तो अच्छी पैदावार के लिए, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, उन्हें अच्छा फ़ायदा मिले, उसके लिए उसे बचाने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ओके, उससे देखो क्या होगा, वो इनडायरेक्टली वो पेस्टिसाइड्स हमारे ही अंदर आ जाते हैं। हाउ, कैसे? क्योंकि जो पेस्टिसाइड हम जब डालते हैं प्लांट्स में तो वो सॉइल में भी जाता है, और सॉइल में जब चले जाता है, एज यू नो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सॉइल में से ही वाटर है, मिनरल है, उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं। तो एब्जॉर्ब करते समय वो जो पेस्टिसाइड्स है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो कहाँ जाता है, प्लांट बॉडी में। अब प्लांट बॉडी में आ गया तो उसने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद अल्टीमेटली उस खाने को कौन यूज़ करता है, हम ही करते हैं। तो इनडायरेक्टली पेस्टिसाइड जो हमने यूज़ की थी वो हमारी ही बॉडी में आ जाती है और एक्यूमुलेट होती जाती है। तो इस प्रोसेस को ही या इस टर्म को ही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ओके, तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट 5 भी हम समझ लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो देखिए डिकम्पोजर्स जैसा कि आपको पता है वो क्या करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो भी होता है उस में जो आपके कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो पहला रोल तो क्या होगा, ये एनवायरनमेंट को देखिए क्लीन करते हैं, एज अ क्लीनर ये वर्क करते हैं। सपोज़ किसी फॉरेस्ट में कोई भी एनिमल्स की डेथ होती है या फिर कोई पेड़ वगैरह सूख जाता है और मीन्स उसकी डेथ हो जाती है, पेड़ों की भी डेथ हो जाती है, एज यू नो वो भी लिविंग थिंग्स हैं। तो वहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर किसी एनिमल्स की डेथ हो गई है वो उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे हमारे इकोसिस्टम में। ओके, तो किसी की भी बॉडी जो होती है आफ्टर डेथ वो आपने देखा ही होगा कुछ 3-4 दिन में ही सड़ने गलने लग जाती है और कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जो काम करते हैं वो करते हैं डिकम्पोजर्स। ओके, और दूसरा ये क्या करते हैं, ये जो बायोजियो केमिकल साइकिल है, ठीक है, जो एट लास्ट में डिकम्पोजर्स ही जो भी न्यूट्रिएंट्स है इन्वायरमेंट से आपकी एक साइकिल से होते हुए प्लांट्स में आए, प्लांट्स से एनिमल्स में आए, और एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स ही उन जो आपकी जो बायोजियो केमिकल्स की जो भी गैसेस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो रिलीज़ कर दी जाती है बाय डिकम्पोजर्स की हेल्प से। तो ये वर्क होता है डिकम्पोजर्स का इन हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 डिकम्पोजर्स ऑपरेटिंग इन आवर इकोसिस्टम। 2 डिकम्पोजर्स के नेम बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वन हो जाएगा बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन फंगी। ओके, उसके बाद हमारा देखिए क्या है, व्हाट इज़ 10% लॉ। ओके, 10% लॉ क्या है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, कोई भी फूड चेन है, ओके, उसमें जो प्लांट्स होते हैं उसके बाद जितनी एनर्जी है प्लांट को, फिर जैसे कोई भी सपोज़
प्लांट को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खाया, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर फूड चेन लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र और जो एनर्जी है वो 10% ही जाती है जितनी प्लांट्स के पास होगी। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान पे रखना कि जितनी सन की एनर्जी होती है प्लांट उसका केवल 1% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आफ्टर दैट कोई भी फूड चेन हो, प्लांट से जो फूड आपकी एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी इन फूड चेन हो, कोई भी फूड चेन हो, तो उसका वो 10% ही आगे को जाएगा। तो इस लॉ को हम कहते हैं 10% लॉ। ओके, अब इसी के बेसिस पे एक मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लांट्स है, प्लांट्स को इंसेक्ट ने खाया, उसको फ्रॉग ने, फिर स्नेक ने, फिर हॉक ने। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट है उसके पास 2000 जूल थी, तो स्नेक के पास कितनी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पहुंचेगी, कितनी एनर्जी पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2000 का 10% निकाले तो कितना आएगा 200। ओके, मैथमेटिक्स सभी लोग जानते होंगे, अगर फिर भी नहीं जानते हैं तो 2000 का 10% कितना आएगा। देखिए 210 से 10 कैंसिल, तो कितना बचा 200। ओके, अब 200 से फ्रॉग में कितना जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 200 का निकालना है तो यहाँ पर ये वाला 0 कट जाएगा तो 20 जूल, और 20 जूल अगर एक 0 और कैंसिल, फिर 10% निकालेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो स्नेक के पास कितनी एनर्जी आएगी, ओनली 2 जूल ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अगर हॉक की पूछा होता तो इसका हम फिर से 10% निकालते तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता 0.2 जूल। ओके, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे हमें सन की एनर्जी दी होती तो और हमें आपकी कोई भी फूड चेन दी होती तो हमें पहले 1% निकालना पड़ता कि प्लांट्स के पास कितनी आई, देन फिर 10% हमें निकालना पड़ता, तब जाके हमारा करेक्ट आंसर आता। ओके, अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस वीडियो के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इज इन वन ट्रॉपिक लेवल। क्या होगा जब हम किसी एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, तो क्या होगा। तो देखिए सपोज़ मैं यहाँ पर एक फूड चेन बनाऊँ, प्लांट को डियर ने खाया, सबसे सिंपलेस्ट, इसको लायन ने खाया। ओके, और सपोज़ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक ट्रॉपिक लेवल के सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर दिया, तो देखिए क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर इफ़ेक्ट ये पड़ेगा क्योंकि लायन क्या होता है, लायन हमारा कार्निवोर होता है। अब लायन को उसका खाना मिलेगा ही नहीं, अब वो प्लांट तो नहीं खा सकता है। ओके, तो लायन को क्या होगा, लायन के जो है आपका, लायन को अपना खाना नहीं मिलेगा, तो इससे क्या इफ़ेक्ट होगा कि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये भी हमारे लायन भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे जस्ट पहला जो प्लांट है, प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी, जंगलों में घास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर डियर नहीं होंगे या फिर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो आपके जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ले दे के यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है, अगर मैं इसी चीज़ को इस वाली फूड चेन में समझाऊँ, सपोज़ यहाँ पर मैंने फ्रॉग को, एक ट्रॉपिक लेवल जो फ्रॉग है उसको मैंने हटा दिया, तो इसके जस्ट बाद, क्योंकि फ्रॉग किसका खाना है, स्नेक का है। अब स्नेक को अपना खाना नहीं मिलेगा तो मीन्स उससे स्नेक पर भी इफेक्ट होगा। ओके, स्नेक की जो संख्या है वो भी घटने लगेगी। अब स्नेक नहीं होगा तो स्नेक किसका खाना है, हॉक का, तो हॉक की संख्या भी धीरे धीरे घटने लगेगी। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये इंसेक्ट क्या है, इनकी संख्या पर कंट्रोल कौन कर रहे हैं, फ्रॉग कर रहे हैं। तो जो इंसेक्ट है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी, इनकी संख्या को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। तो एक प्रकार से इससे हमारा जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये तो थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट पॉसिबली आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।